नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स। बाबूबरी थाना क्षेत्र में 2 लाख रुपए मांगने को लेकर पति ने नवविवाहिता पत्नी की दुपट्टा से गला दबाकर की हत्या, घटनास्थल से हुआ फरार। राजनगर पुलिस ने 3 हथियार सप्लाई कारोबारियों को 2 हथियार के साथ व 9 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। खजौली के सुक्की गांव में शिक्षिका के घर लाखों के आभूषण व नगद की हुई चोरी, अज्ञात चोर पर एफआईआर। जयनगर के एक किसान भवन में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा में किसान गोष्ठी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधेपुर प्रखंड के तरडीहा पंचायत के मुखिया मोहम्मद हातिम ने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। कलवाही प्रखंड में वार्ड सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने अधिकारियों को संपत्ति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखने का दिया निर्देश। करने वाले के विरुद्ध की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने मधुबनी में लगे जिला स्तरीय उद्योग मेला सह प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। कलवाही प्रखंड के पंचायत राज लोहा में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का हुआ आयोजन, कई शिकायतों की हुई सुनवाई। बिस्फी थाना के द्वारा 2 कांडों में जब्त कुल 8 लीटर नेपाली शराब का किया गया विनिष्टीकरण। बिस्फी के बीडीओ कार्यालय में नल जल योजना को लेकर बीडीओ की अध्यक्षता में दर्जनों मुखिया की हुई बैठक। बेनीपट्टी के उच्चैठ में दुर्गा पूजनोत्सव में विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर प्रबंधन के साथ की बैठक। और नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 को लेकर भावी मेयर प्रत्याशी असलम अंसारी ने विकास कार्य को बताया अपनी प्राथमिकता। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के बाबूबरी थाना क्षेत्र से दहेज हत्या को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नवविवाहिता को पति ने 2 लाख रुपए मांगने को लेकर उसके नहीं देने पर दुपट्टा से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक पति मौके से भाग चुका था। वहीं इस घटना के बाद घर में चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पति की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। मधुबनी जिला के बाबूबरी थाना क्षेत्र में नवविवाहित महिला को बुधवार की देर रात पति ने दहेज को लेकर दुपट्टा से गला दबाकर हत्या कर दिया और रातों रात घटनास्थल से फरार हो गया। गौरतलब है कि मृतका के चाचा ने बताया कि संतोष राम बुधवार की शाम को ही शहर से अपने ससुराल औराहा गांव आया था। सभी लोग रात में खाना खाकर सोने के लिए गए। देर रात जब संतोष राम बाइक चालू कर बिना किसी को कोई जानकारी दिए हुए वहां से भाग रहा था, तभी उन्हें कुछ शक हुआ और लोग उसका पीछा किए, लेकिन वह फरार हो गया। इधर महिला ने घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि महिला बिस्तर पर अचेत अवस्था में है, जिसके बाद घर के लोग व महिलाएं जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब तक सभी लोग उठकर आते तब तक महिला का पति घटनास्थल से फरार हो चुका था।
गौरतलब है कि मृतका की शादी 1 वर्ष पूर्व लदनिया थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव में संतोष राम के साथ हुई थी। मृतका के चाचा ने बताया कि संतोष राम पश्चिम बंगाल में हलवाई का काम करता था और अपनी पत्नी को बार बार 2 लाख रुपए की मांग किया करता था। लड़की ने 2 लाख रुपए मांगने को लेकर अपने परिवार की स्थिति के बारे में अपने पति को बताया, लेकिन फिर भी वह मानने को तैयार नहीं हुआ और मौका पाते ही अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सुबह इसकी जानकारी बाबूबरही थाना को दी गई। सूचना पाते ही थाना घटनास्थल पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया और इस घटना के बाद फरार पति की छानबीन की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर थाना पुलिस को हथियार सप्लाई करने वाले अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस पूरे घटना का नेतृत्व सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में किया गया, जहां पुलिस टीम का गठन किया गया और इस घटना पर कार्रवाई हुई। गौरतलब है कि इस दौरान 3 हथियार सप्लाई करने वाले अपराधी गिरफ्तार किए गए, वहीं 2 हथियार समेत 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस मामले को लेकर सदर एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी साझा की। राजनगर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। राजनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 हथियार सप्लाई कारोबारियों को 2 हथियार के साथ 9 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर पुलिस टीम के द्वारा टीम गठित कर छापेमारी की गई। राजनगर थाना क्षेत्र के नरकटिया चौक स्थित भगवती स्थान गणेश मंदिर परिसर से 3 अपराधी सहित 1 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मधुबनी के सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर गिरफ्तार अपराधियों के बारे में कहा कि सभी अपराधी अलग अलग जगहों के हैं और हथियार बेचने के उद्देश्य से नरकटिया गणेश मंदिर परिसर में जमा हुए थे, जिसमें रमेश कुमार ठाकुर ग्राहक को खोज कर लाता था, सुजीत कुमार मंडल हथियार लाकर देने का काम करता था। गिरफ्तार अभियुक्त व हथियार कारोबारी की पहचान मधुबनी जिला के सकरी थाना के नरपति नगर डीह टोल के राजेश्वर मंडल के 25 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार मंडल के रूप के पास से देसी पिस्टल, 5 जिंदा गोली मैगजीन में लोडेड और एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ है। दूसरा गिरफ्तार अभियुक्त 22 वर्षीय सत्यजीत कुमार है, जो पटना के बेऊर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके कमर से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली के साथ में 2 वीवो का मोबाइल बरामद हुआ है। और तीसरा अभियुक्त सकरी थाना क्षेत्र के नरपति नगर डीह टोल के सुंदर ठाकुर का 23 वर्षीय पुत्र रमेश ठाकुर है, जिसके पास से पैंट के पॉकेट से 2 जिंदा गोली और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। इन अपराधियों के साजिश को नाकाम करने वाले गठित टीम ने अहम भूमिका निभाई है, जिसमें थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, सहायक निरीक्षक रामप्रीत प्रसाद यादव, महिला सिपाही प्रीति कुमारी, डीपीसी देवधारी चौधरी, सिपाही मोहित कुमार, आनंद कुमार छापेमारी दल में शामिल थे। दिनांक 21/9 रात्रि 10 बजे थानाध्यक्ष राजनगर को गुप्त सूचना मिली कि नरकटिया चौक स्थित भगवती स्थान गणेश मंदिर परिसर में कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठे हैं। उसकी सूचना को वरीय पदाधिकारी को देते हुए स्वयं थाना प्रभारी अपने निर्देशन में एक टीम का गठन किए और उस स्थान पे छापामारी किए। छापामारी में 3 जो है अभियुक्त पकड़े गए, जिसमें से 2 सुजीत कुमार मंडल एवं रमेश कुमार ठाकुर मधुबनी जिले के ही सकरी थाना क्षेत्र के हैं और एक सत्यजीत कुमार छोटू बेऊर थाना पटना जिला के हैं। इन लोगों से 1 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस के साथ, 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस के साथ एवं 3 मोबाइल बरामद किए गए। अभी तक के
अनुसंधान से क्लियर हुआ है कि सत्यजीत कुमार इन जो है कि देसी कट्टे और पिस्तौल को बेचने के उद्देश्य से इधर आया था। इसमें सुजीत कुमार मंडल है, यहाँ का लोकल उनका सूत्र था। पुलिस की तत्परता, सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई से ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करता है, गिरफ्तार किए गए और आज इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की पंचायत से चोरी की घटना की खबर सामने आ रही है, जहां अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि 2 घरों में लोगों के जागने की वजह से अज्ञात चोर मौके से फरार हो गया। वहीं सुक्की गांव में शिक्षिका प्रियंका पतिराज सिंह के घर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां लाखों के आभूषणों पर हाथ साफ किया। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की पंचायत के सुक्की गांव में अज्ञात चोरों ने 3 घरों में चोरी का प्रयास किया, जिसमें चोर को एक घर में चोरी की घटना को अंजाम देने में सफलता मिली। सुक्की गांव के वार्ड 8 निवासी संतोष यादव व परमेश्वर यादव के मुख्य घर का ताला तोड़ा, लेकिन घर के लोगों के जाग जाने के कारण चोर घटना को अंजाम देने में सफलता नहीं मिली। जबकि सुक्की गांव के वार्ड 7 निवासी ढोलबज्जा मरार स्कूल की शिक्षिका प्रियंका पतिराज सिंह के घर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने शिक्षिका के घर से सोने चांदी के करीब 3 लाख मूल्य का आभूषण वहीं 4000 नगद चुरा लिया। गृहस्वामी अपने घर के हॉल में पति पत्नी व बच्चों के साथ सोए हुए थे। चोर घटना को अंजाम देकर निकल गया, लेकिन घटना की भनक तक नहीं लगी। गृहस्वामी व शिक्षिका प्रियंका ने बताया कि चोर मुख्य दरवाजे के ग्रिल के सहारे छत पर गया, छत के सहारे घर में प्रवेश किया। गोदरेज में चाबी लगा छूट गया था। चोर ने गोदरेज खोलकर उसमें रखे सोने चांदी की करीब 3 लाख रुपए के आभूषण व 4000 नगद चुरा लिए। शायद चोर ने सोए हुए अवस्था में मुंह पर कुछ छींट दिया था, इसीलिए उन लोगों को घटना की जानकारी नहीं हुई। रात में जब उठे तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है। घर घुसे तो पूरे घर में सामान बिखरा हुआ पाया था, गोदरेज खुला था। घटना की जानकारी खजौली पुलिस को दी गई। खजौली पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इस संबंध में छोटा दरोगा सह प्रभारी थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है। चोरी घटना से संबंधित एफआईआर दर्ज किया गया है। घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पर कार्रवाई होगी। भी सब जगह चेक किया, यही बस ज्वेलरी का ही सामान, पर्टिकुलर रैक होता है ना। लगभग 3:30 बजे के करीब मैं टॉयलेट की तरफ गई, फिर इधर से वहाँ मच्छरदानी से पूरा पैक था आंगन स्पेस, तो इस कमरे का यूज़ करके इधर से जैसे मैं गेट से अंदर आई तो अलमारी ओपन था, इसका दराज मेरे बाजू में लगा तो मुझे लगी चोट। मैं सोची ओपन कैसे है, फिर मैं लाइट जला के देखती हूँ तो ये पूरा यहाँ बिखरा हुआ है, पूरा बॉक्स ऐसे ही खुला है और ये बॉक्स खुला हुआ है ज्वेलरी वाला। फिर मैं इनको उठाई, बोली कि देखो देखो, ये नींद में थे, इनका नींद नहीं खुल रहा था। फिर मैं वहाँ जाके बोली, मैं घबराई हुई थी। फिर अंदर आके देखे तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर, पूरा डब्बा वब्बा सब बॉक्स पूरा ओपन था, अलमारी भी पूरा ओपन था। फिर उठ कर के आए, मुझे डर लग रहा था कि कहीं गेट वेट के पीछे कहीं होगा, क्योंकि 12 बजे तक तो हम लोग जागे थे, उठते रहते हैं, बाबू भी उठता रहता है रात भर। अब 2 से 3 के बीच में एकदम पूरा साइलेंट था घर में। और उसके बाद उठ के बैट लेके गए छत पे तो कहीं कोई नहीं था। रूम में भी सब जगह चेक किए, यही बस ज्वेलरी का ही सामान, पर्टिकुलर रैक होता है ना लॉकर वाला, बस उसी को छेड़ा है, उसी के अंदर से ज्वेलरी बॉक्स निकाला है। क्या सब था? ज्वेलरी बॉक्स मेरा झुमका था, शादी का जो भी पायल, बिछिया, रिंग, अंगूठी, चेन, ये सब मेरा, मेरे हस्बैंड का, बाबू का, सब कुछ इसी में था। और ये उस लॉकर के अंदर, इसके ऊपर पर्स था मेरा, वो पर्स भी नहीं है। पर्स तो पूरा ही लेके गया है। पूरा सामान लगभग 2-2.5 लाख का होगा, लगभग वही 2-2.5 के आसपास का होगा, उतना मुझे नहीं आइडिया। कैश अंदाजा नहीं है, मतलब कम सम थोड़ा होगा। पर्स के साथ ही ले गया है वो। हमारे पास रात में क्या बजे घटना है? 3:30 बजे। 3:30 बजे मुझे पता लगा। पुलिस को भी सूचना? हाँ, पुलिस सब आए थे। सूचना की, पुलिस का नंबर स्विच ऑफ था। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिजली प्रखंड क्षेत्र के नूरचक पंचायत भवन पर पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा नव निर्वाचित वार्ड सदस्यों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का समापन सफलतापूर्वक हुआ। गौरतलब है कि प्रशिक्षण के पहले दिन कुव्यवस्था के कारण हो हंगामे का असर बना रहा। हालांकि अगले 2 दिन सफलतापूर्वक प्रशिक्षण का समापन हुआ।
बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक पंचायत सरकार भवन के सभागार में प्रखंड के कुल 6 पंचायतों के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों को बताने को लेकर पंचायती राज विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 22 सितंबर से शुरू हुए इस 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण में वार्ड सदस्यों को उनके कर्तव्य व अधिकार के साथ विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकार व कर्तव्य पंचायती राज के तहत वार्ड सभा, ग्राम पंचायत धारा, ग्राम पंचायत विकास योजना, आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका, अस्थायी समितियां, निधि का स्रोत, लेखा संधारण, 15वें और 6ठे वित्त आयोग के बारे में प्रशिक्षक पंकज कुमार एवं पप्पू कुमार भगत ने जानकारी दी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के ई किसान भवन के सभागार में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के तत्वाधान में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित किसानों को खेती के नए गुर के तकनीक सिखाए गए। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा मधुबनी के द्वारा जयनगर के ई किसान भवन में किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी दीपक कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार मिश्र, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी नारायण महतो, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक शिव कुमार व सहायक प्रबंधक अविनाश तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि अधिकारियों ने उन्नत खेती और खेतों की देखभाल को लेकर कई तरह की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि सरकार और कृषि विभाग ने खेती से संबंधित जानकारियां समय समय पर किसानों के बीच गोष्ठी के माध्यम से देने का काम करती है। इसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। कृषि अनुकूल जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बीते 1 माह से बरसात की स्थिति सभी देख रहे हैं। पहले कितना बारिश होता था, लेकिन अब कितना बारिश हो रहा है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए बहुत सारे उपाय थे और करते थे, लेकिन उन सभी उपायों को आज छोड़ा जा चुका है, जिसमें अप्रैल माह में मरुआ की खेती और उसके बाद खेत में फसल खाली होने के बाद 75 से 90 दिनों में तैयार होने वाले धान की खेती के लिए सरकार पटवन के लिए संपूर्ण सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दे रही है। कार्यक्रम में जलवायु, जल जीवन, हरियाली समेत अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मौके पर कृषि समन्वयक रंजीत कुमार, आनंद कुमार मिश्र, किसान सलाहकार संतोष कुमार, ललित झा, कृष्णवीर घोष, अशोक कुमार यादव, राम निवास, सत्य प्रकाश साफी के अलावे प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए किसान मौजूद थे। उसमें कुछ किसान से बड़ा उसी कड़ी में आज यह कार्यक्रम रखा गया है। अब जैसे आप देख रहे होंगे कृषि अनुकूल जलवायु हमारा परिवर्तन हो रहा है सतत। अभी हम लोग विगत 1-1.5 माह 2 माह से देख रहे हैं क्या बरसात की स्थिति है। पहले कितना पानी होता था, लेकिन इन परिस्थितियों से बचने के डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा, झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ।
जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधेपुर प्रखंड के तरडीहा पंचायत के मुखिया मोहम्मद हातिम ने अपने क्षेत्र के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए उपस्थित रोगियों से भी विभिन्न जानकारियां ली।
मधेपुर प्रखंड अंतर्गत तरडीहा पंचायत के मुखिया मोहम्मद हातिम ने अपने पंचायत में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और पंचायत के लोगों का सरकारी अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेते हुए उपचार के लिए आए रोगियों से पूछताछ की। मोहम्मद हातिम इससे पूर्व जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं और उनका लोगों के बीच एक अच्छी पहचान है। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क है, जिस पर वह पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। पंचायत का विकास होगा तो संपूर्ण भारत का विकास होगा। सरकार की भी यही मंशा है कि सभी जन कल्याणकारी योजना धरातल पर उतरे और पंचायत के लोग उससे लाभान्वित हो। मोहम्मद हातिम अपने पंचायत के संपूर्ण विकास के पग पर हिम्मत कर चल पड़े हैं। पंचायत राज तरडीहा के मुखिया, मैं अपने स्वयं जाकर के हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। बहुत सारे मरीज लोग भी थे, जो भी कर्मी हॉस्पिटल में हैं, चाहे डॉक्टर साहब हों या कोषागार है या डाटा ऑपरेटर या एएनएम है, सब उपस्थित थे और सही ढंग से दवा चल रहा है, कार्य चल रहा है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। विगत सोमवार से बुधवार तक कलवाही प्रखंड में नव निर्वाचित वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गौरतलब है कि प्रशिक्षण के पहले दिन कुव्यवस्थाओं व अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया गया, लेकिन अगले दिन सभी तरीके से व्यवस्था ठीक करने के बाद सामान्य रूप से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जहां उपस्थित वार्ड सदस्यों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विभाग की ओर से जानकारी दी गई। कलवाही प्रखंड में सोमवार से बुधवार तक वार्ड सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रखंड में धूप केंद्र बना करेगा पंचायत के वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पहले दिन कुछ कुव्यवस्था देखा गया था, जिसका बाद मंगलवार व बुधवार को पूरी व्यवस्था सही तरीके से कर सफलतापूर्वक 3 दिवसीय वार्ड सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। वार्ड सदस्यों ने बताया कि पूरे प्रखंड के 11 पंचायतों में और 6 पंचायत, जिसमें नरार पश्चिमी, मलमल उत्तरी, मलमल दक्षिणी, हरिपुर उत्तरी, कलिकापुर पुरसोलिया पंचायत का प्रशिक्षण पंचायत नरार पश्चिमी पंचायत सरकार भवन में हुआ। दूसरी तरफ हरिपुर दक्षिणी सरकार पंचायत भवन बक्सी टोल में पंचायत राज लोहा, मधेपुर, हरिपुर दक्षिणी, करमौली व पाली मोहन के वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण बस्सी टोल पंचायत सरकार भवन में हुआ। वार्ड सदस्यों ने बताया कि प्रशिक्षण 11:30 से 3:30 बजे तक चला। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पहला दिन होने के कारण अफरा तफरी की परिस्थिति रही, लेकिन फिर सामान्य स्थिति हो गई। उसके बाद अगले 2 दिन सामान्य स्थिति में प्रशिक्षण हुआ और सफल रहा। पंचायत नरार पश्चिमी के मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि नरार पश्चिमी पंचायत सरकार भवन पर सभी व्यवस्था ससमय कर दिया गया था और वार्ड सदस्य का प्रशिक्षण बिल्कुल सफल रहा। वहीं पंचायत सचिव महेंद्र शाह ने बताया कि वार्ड सदस्य का प्रशिक्षण प्रशिक्षु द्वारा बहुत ही संपन्न तरीके से कराया गया, कार्यक्रम सफल रहा। दिया गया है, सभी वार्ड सदस्य ने बताया है, जो 3 दिन अच्छा से गुजरा है। आज हम भी यहाँ आकर के देखे हैं, सभी चीज ठीक ठाक है। यहाँ का व्यवस्था कैसा लगा? बहुत ही अच्छा व्यवस्था था, मुखिया जी बहुत ही अच्छे से ढंग से किए थे। आज हम लोग भी खाना पीना खाए हैं यहाँ, बहुत ही अच्छा रहा, ठीक ठाक है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम घुरन यादव है। वार्ड सदस्य का 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण था सफल रहा? एकदम सफल रहा। इसमें किस किस चीज का प्रशिक्षण में क्या क्या बताया गया? प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत की कार्यवाही के संबंध में बताया गया सभी वार्ड सदस्य को, सभी प्रतिनिधि जो है पंचायत में विकास का जो कार्यक्रम है वो कैसे संचालित होगा, इस समय विशेष रूप से बताया गया। और ये शिविर जो लगा था यहाँ वार्ड सदस्य का कार्यक्रम 3 दिन अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी में नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 को लेकर प्रशासनिक तैयारी जोर शोर से है। सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। इसी बीच जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अधिकारियों को संपत्ति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने अधिकारियों को संपत्ति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं को काफी गंभीरता से लिया जाएगा तथा निर्देशों का अवहेलना या उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों पर संपत्ति का विरूपण निरोध अधिनियम 1987 की धारा 3 व भारतीय दंड संहिता की धारा 426-427 के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदर्श आचार संहिता कोषांग एवं विधि व्यवस्था कोषांग सहित संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र इसके लिए 24 घंटे सक्रिय है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। डीएम ने कहा कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों के भवनों, दीवारों व चहारदीवारी को पोस्टर इत्यादि चिपकाकर विरूपित करने की कार्रवाई से रोका जाना आवश्यक है। बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम के अनुसार कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक निजी भवनों को भी विरूपित नहीं कर सकते हैं। बिहार संपत्ति का विरूपण अधिनियम 1985 की धारा 3 के प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि निजी भवनों पर भी उसके स्वामी के नाम एवं पते के अतिरिक्त कुछ भी लिखा जाना संपत्ति के विरूपण के दायरे में आएगा। डीएम ने कहा है कि निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु संपत्ति विरूपण के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार किसी भी सरकारी या सरकार के उपक्रमों के भवन, दीवार तथा चहारदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थकों द्वारा किसी तरह का पोस्टर या सूचना नहीं चिपकाया जाएगा, किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाएगा, किसी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाया जाएगा। अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों द्वारा कोई होर्डिंग, गेट, तोरण द्वार अथवा कटआउट नहीं लगाया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी या उसका समर्थक प्रतिबंधों के अध्ययन अस्थायी और आसानी से हटाई जाने योग्य विज्ञापन सामग्री जैसे ध्वज और बैनर को अधिभोगी की स्वैच्छिक अनुमति के साथ निजी परिसरों में लगाया जा सकता है। डीएम ने कहा कि अनुमति किसी दबाव या धमकी से हासिल नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के बैनर या ध्वज से दूसरों को कोई परेशानी या किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में लिखित रूप से प्राप्त स्वैच्छिक अनुमति की फोटोकॉपी ध्वज और बैनर लगाने के 3 दिनों के अंदर निर्वाची पदाधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। निजी संपत्ति के स्वामी के लिखित अनुमति के बगैर अभ्यर्थी या उसके समर्थक द्वारा निजी संपत्ति का उपयोग प्रचार प्रसार के निमित्त नहीं किया जा सकता है। निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा उस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त शिकायत के आधार पर अभ्यर्थी के विरुद्ध संपत्ति अधिनियम के अधीन विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रचार प्रसार के क्रम में पोस्टर, बैनर, पर्ची, पंपलेट इन सभी को अधिसूचना से लेकर मतदान समाप्ति के 48 घंटा पहले तक प्रयुक्त किए जाएंगे, जिसे अभ्यर्थी द्वारा उन सभी स्थलों से पोस्टर या बैनर मतदान समाप्ति के 72 घंटे के अंदर हटा लिया जाना अनिवार्य होगा, जिन स्थलों पर उनके द्वारा इन प्रचार सामग्रियों का उपयोग किया गया है। डीएम ने कहा कि यदि अभ्यर्थी द्वारा मतदान समाप्ति के 72 घंटे के अंदर नहीं हटाया जाता है तो उसे स्थानीय प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें होने वाला व्यय अभ्यर्थी से वसूल किया जाएगा। साथ ही अवहेलना व उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों पर संपत्ति का विरूपण विरोध अधिनियम 1987 की धारा 3 के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में अभ्यर्थियों से एक लिखित अंडरटेकिंग भी लिया जाएगा। डीएम ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा शहरों में स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस हेतु प्रचलित अधिनियम के अंतर्गत नियत स्थानों पर अपने प्रचार के उद्देश्य से भुगतान के आधार पर बैनर या पोस्टर लगाए जा सकते हैं, किंतु स्थानीय प्राधिकार द्वारा अनुमत वैसे स्थलों को एक्सपेंड नहीं किया जाएगा। यदि नियत स्थान पर बैनर या पोस्टर के लिए इस तरह की जगह पहले ही किसी एजेंसी को उसे आगे अलग अलग ग्राहकों को आवंटित करने के लिए दी गई है तो संबंधित नगर पालिका प्राधिकरण के माध्यम से निर्वाची पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचन अवधि के दौरान सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन से संबंधित विज्ञापनों के लिए ऐसे विज्ञापन स्थान के प्रति सुलभता का न्याय संगत अवसर मिले। डीएम ने कहा कि शहरी निकाय में अभ्यर्थियों को प्रचार प्रसार करने हेतु समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा प्रचार प्रसार हेतु उपलब्ध स्थलों का सभी अभ्यर्थियों के मध्य समानुपातिक रूप से एवं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्थलों का आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा। निजी वाहनों में मोटर वाहन अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अधीन और अदालत के लागू आदेशों यदि कोई हो तो उसके अधीन वाहनों के मालिकों द्वारा वाहन पर अपनी इच्छा से ध्वज और स्टिकर इस तरह से लगाए जा सकते हैं कि वे सड़क पर अन्य उपयोगकर्ता के लिए किसी भी असुविधा या परेशानी का कारण नहीं बने।
यदि ध्वज और स्टिकर के इस तरह के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष अभ्यर्थी हेतु वोट मांगना है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 171 जौ के प्रावधानों का पालन किया जाना होगा। वाणिज्यिक वाहनों पर किसी भी ध्वज स्टिकर के प्रदर्शन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा वाहन जिला निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद निर्वाचन अभियान हेतु विधिमान्य रूप से प्रयुक्त किया जा रहा वाहन न हो और उस अनुमति प्राप्त वाहन के विंड स्क्रीन पर मूल रूप में दर्शाई गई हो। डीएम ने कहा, चूंकि नगर पालिका निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इसीलिए किसी राजनीतिक दल के नाम से कोई नारा, बैनर व पोस्टर या पर्ची नहीं लगाया जाएगा व किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। मुद्रित पोस्टर या पर्ची या बैनर के नीचे प्रेस जिसके माध्यम से मुद्रित कराया गया है उसका नाम व पता का उल्लेख होना चाहिए। इसी प्रकार हस्तलिखित पोस्टर या पर्चा के नीचे लिखने वाले का नाम व पता का उल्लेख रहना चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु मुद्रित किए जाने वाले पोस्टर, बैनर, पर्ची की प्रतिलिपि को निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। निर्वाची पदाधिकारी मीडिया कोषांग के माध्यम से यह निरीक्षण करने के उपरांत कि मुद्रित पोस्टर, बैनर या पर्ची किसी भी जाति या धार्मिक या सामुदायिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है, अभ्यर्थियों को पोस्टर या बैनर या पर्ची मुद्रित करने हेतु अनुमति प्रदान करेंगे। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 457 में उल्लेखित पुस्तिकाओं, पोस्टरों के मुद्रण के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। वहीं डीएम ने कहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा नगर पालिका निर्वाचन में स्थानीय समाचार चैनल, सोशल मीडिया माध्यम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रचार प्रसार निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति के उपरांत ही किया जा सकता है। निर्वाची पदाधिकारी के अनुमति के बिना यदि कोई अभ्यर्थी इन माध्यमों से प्रचार प्रसार करते हुए पाया जाता है तो उस पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि स्थानीय समाचार चैनलों तथा सोशल मीडिया माध्यमों से अभ्यर्थी द्वारा प्रचार प्रसार पर किया गया व्यय उसके कुल व्यय में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया कोषांग इस प्रकार के प्रचार प्रसार पर पैनी नजर रखे हुए है। डीएम ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व पूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग एवं तत्पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के एक निजी विवाह भवन में उद्योग मेला सह प्रदर्शनी जिला स्तरीय का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय जिला स्तरीय उद्योग मेला सह प्रदर्शनी का दूसरे दिन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने निरीक्षण किया। जिला स्तरीय उद्योग मेला सह प्रदर्शनी मधुबनी के एक निजी विवाह भवन में आयोजित किया जा रहा है। मेला का आयोजन 3 दिवसीय था। मेला के दूसरे दिन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ मेला में पहुंचकर प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि पूर्व से ही जो उद्योग व योजनाएं चल रही थी और कई नई योजनाओं को भी जोड़ने की कवायद जारी है, उसे और बेहतर बनाने के लिए सरकार की मंशा है, जिसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भी उद्योग लगेगा तो राज्य और गांव समृद्ध होगा, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सारी योजनाओं को जोड़ रहे हैं जो पहले से पूर्व से चला ही आ रहा है। पूरे भारतवर्ष में ये लोग जानते हैं मधुबनी पेंटिंग का एक अलग पहले से चल रहा है। इसमें और भी हम रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे और आगे बढ़े, ताकि निश्चित तौर पे जो इसमें जुड़े हुए हैं आर्टिस्ट उनको प्रॉपर अवार्ड भी मिले, प्रॉपर के सम्मान भी मिले। घर गृहस्थी के बाद उनके बच्चे का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना स्ट्रांग हो कि हर एक घर में अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, उनके घर में जो एक रहन सहन है बहुत अच्छा लगे। क्योंकि हम लोग तो कहीं भी जाते हैं तो यही देखते हैं कि अगर वहाँ का आर्ट कल्चर अगर समृद्ध है तो मार्केटिंग अगर इन लोगों को सही ढंग से हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये लोग आगे बढ़ेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बुधवार को कलवाही प्रखंड के पंचायत राज लोहा के पंचायत सरकार भवन पर प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंप लगाया गया। इस दौरान पहुंचे अधिकारियों ने कैंप से पहले पंचायत में संचालित विभिन्न विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं की जांच की। वहीं इसके बाद इस कैंप में तकरीबन 30 लोगों का आवेदन आया, जिनकी शिकायतों को सुनकर ऑन द स्पॉट समस्या का निष्पादन किया गया।
कलवाही प्रखंड के पंचायत राज लोहा के पंचायत सरकार भवन ग्राम पर जिला पदाधिकारी मधुबनी के आदेशानुसार सरकार आए आपके द्वार के तहत विभिन्न समस्याओं से संबंधित परिवादी से प्राप्त परिवाद पत्र का 100 समय निष्पादन करने को शिविर लगाया गया था। इस कार्यक्रम में कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू, चिकित्सा प्रभारी सुधाकर मिश्रा सहित प्रखंड के सभी कर्मी मौजूद थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस पंचायत शिविर में जनताओं द्वारा कुल 30 समस्याओं का आवेदन प्राप्त हुआ। बुधवार को पंचायत राज लोहा में शिविर के दौरान 30 लोगों ने समस्या से संबंधित आवेदन दिया। दुर्गा पूजा नजदीक आने वाली है, इसलिए लोहा दुर्गा मंदिर परिसर में घूमकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मंदिर की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कई वार्डों की स्थिति सरसरी नजर से देखी। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी समस्याओं को वार्ड सदस्य व मुखिया पंचायत में ही अपने स्तर से निपटारा करने की कोशिश करे। पंचायत राज लोहा के मुखिया राजेश झा ने बताया कि कलवाही पीएचसी से आए मेडिकल टीम ने लगभग दर्जनों लोगों का निःशुल्क बीपी, शुगर और कोविड का जांच कर कई तरह की जांच कर उससे संबंधित दवा का वितरण भी किया। शिविर में कई लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाया गया। शिविर में डेटा ऑपरेटर विक्रम कुमार के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाया गया, जिसमें आमजन एवं गरीब गुरबा लोगों को मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज व ऑपरेशन में सरकार की ओर से लाभ मिल सकने को लेकर कार्ड का बनाया गया। पंचायत शिविर में और कई तरह के आवेदन को ऑन दी स्पॉट निष्पादन हेतु कर्मचारी एवं सीवाई को आवेदन सौंपा गया। कलवाही के अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू ने कई समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया। पंचायत शिविर में प्रखंड के सभी पदाधिकारी पहुंचे थे। शिविर में कितने मरीज को देखा गया सर? जो है तो इस स्वास्थ्य शिविर में 185 मरीज को पीडी के द्वारा इलाज किया गया है। यहाँ किस किस दवा का आज उपलब्धि है? सर्दी, खांसी, बुखार, चर्म रोग है, और कैंसर है, डायबिटीज है। कोई ऐसा गंभीर मरीज मिला जिसको रेफर करना पड़ा बाहर? एक बच्चा मिला है जो कि कुपोषित बच्चा है। तो हम लोग के यहाँ जो है सभी आरबीएस के टीम को उसको इंडोज मतलब बता दिया गया, उनके माध्यम से उसको कुपोषित जो सेंटर है उसमें उसको रख के उसका समुचित इलाज करने की व्यवस्था की जाएगी। कोविड का कोई मरीज मिला? कोविड का कोई नहीं, सभी निगेटिव पाए गए हैं। कोविड के कितने सुई पड़े हैं? जी, कोविड का इंजेक्शन कितना पड़ा? अभी तक जो है तो 8 वैक्सीनेशन हो चुका है। आपका क्या नाम है? डॉक्टर कुमार सिंह। इस कैंप में सर कितना मरीज को देखा गया आज? इस कैंप में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आम सभा आई थी, ओपीडी की सेवा दे रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलवाही इसमें अब तक हम लोगों ने ओपीडी में 181 मरीजों को देखा है और इसमें से 8 लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, 8 लोग वैक्सीन भी लिए हैं। 112 लोगों का कोरोना सैंपलिंग भी जांच किया गया है और आयुष्मान एनसीडी का भी प्रोग्राम हुआ है। एनसीडी के तहत 87 मरीजों का 87 मरीजों का भी जांच किया है और आयुष्मान भारत कार्ड भी बन रहा है। यहाँ पे 10 लोगों का बना है और जारी है, प्रोसेस जारी बन रहा है। और मरीज को कौन कौन सा क्या दवा भी यहाँ उपलब्ध है? किस जनरल ओपीडी में जो भी 15-20 तरह की दवाएं हैं ज्यादातर मरीज इसकी डिजीज से क्या नाम है सर आपका? कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट।
जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। बिस्फी थाना पुलिस के द्वारा 2 कांडों में जब्त कुल 8 लीटर नेपाली शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर सीओ श्रीकांत सिन्हा व थानाध्यक्ष राजकुमार राय उपस्थित रहे। बिस्फी थाना पुलिस द्वारा 2 कांडों में जब्त कुल 8 लीटर नेपाली शराब का मजिस्ट्रेट सह सीओ श्रीकांत सिन्हा एवं थानाध्यक्ष राजकुमार राय के समकक्ष थाना परिसर में विनिष्टीकरण किया गया। शराब का विनिष्टीकरण वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार किया गया। मौके पर एएसआई रविंद्र चौधरी, सुरेश चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय के बीडीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने क्षेत्र भर के दर्जनों मुखियाओं के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बारीकियों से जांच की गई व पूछताछ कर जानकारियां ली गई। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित बीडीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में 7 निश्चय योजना को लेकर दर्जनों मुखिया के साथ समीक्षा बैठक हुई। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पक्की नाली, गली एवं हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा किया। बैठक में मुखिया मुन्ना खान, मोहम्मद हीरा, छोटेलाल शाह, अनिल यादव समेत अन्य मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी 26 सितंबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड के उच्चैठ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर प्रबंधन के साथ पूजा अर्चना के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस दौरान विभिन्न प्रकार की विषयों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के उच्चैठ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में 26 सितंबर से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने और पूजनोत्सव की तैयारी को लेकर एसडीएम अशोक कुमार मंडल की अध्यक्षता में अधिकारियों, ग्रामीणों,
प्रबुद्ध लोगों और मंदिर प्रबंधन के सदस्यों के साथ बैठक हुई। बैठक में मंदिर परिसर की साफ सफाई करने, विधि व्यवस्था बनाए रखने, पूजनोत्सव के दौरान जुटने वाली भीड़ पर सतत निगरानी सुनिश्चित किए जाने और शांतिपूर्वक पूजा संपन्न कराए जाने, शौचालय, पेयजल, लाइट और साउंड की व्यवस्था करने, कंट्रोल रूम की स्थापना करने समेत कई बिंदुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से पूजनोत्सव संपन्न कराए जाने को लेकर अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मेला परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा ताकि किसी भी हाल में मेला में आए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं उन्होंने वाहन पार्किंग की व्यवस्था किए जाने, मुख्य जगहों पर बांस बल्ले से बैरिकेडिंग किए जाने, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए जाने व गर्भगृह सहित विभिन्न जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का भी निर्देश संबंधित अधिकारियों व पूजा समिति के सदस्यों को दिया। साथ ही उन्होंने उमड़ने वाली भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस बल, महिला पुलिस बल, दंडाधिकारियों और स्वयंसेवकों को लगाए जाने की भी बात कही। उन्होंने पूजा प्रारंभ होने से पूर्व ही परिसर की साफ सफाई करवाए जाने का निर्देश भी दिया। एसडीएम ने यह भी कहा कि किसी भी हाल में अशांति फैलाने वाले और अवांछित तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मेले की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी और इस बार भी गर्भगृह और मंदिर परिसर में सिर्फ महिला व पुरुष पुलिस बल को लगाया जाएगा ताकि श्रद्धालु सुरक्षा पूर्वक माता का दर्शन तथा पूजा अर्चना कर सके। श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित तालाब के किनारे होते हुए जल तथा डाला लेकर गर्भगृह तक पहुंचेंगे। वहीं एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मेले में उपद्रवी तत्वों पर बारीकी से नजर रखने के लिए सादे लिबास में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मौके पर अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता, बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद, एसआई रामचंद्र प्रसाद, रघुनाथ मुखिया, समदा पंचायत के मुखिया कमलदेव पासवान, पप्पू राय, सुरेंद्र गिरी, प्रकाश गिरी, राजू, नवनीत, दीपक गिरी, हरिमोहन झा, शौकत अली नूरी, सुधीर शाह, विक्रम मिश्रा व देव कुमार गिरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इतना बढ़िया मैथिली में इतना बढ़िया गाना है, भजन है, फिल्मी वाला भजन धरा देते हैं। मैथिली में कितना बढ़िया विद्यापति गाए हैं, वो नया अच्छा बड़ा भजन। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के मद्देनजर मधुबनी से मेयर पद के भावी प्रत्याशी असलम अंसारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपने विभिन्न एजेंडाओं को साझा किया। उनका कहना था कि पहले लोगों के द्वारा अफवाह फैला दिया गया था कि वह इस बार मेयर पद के दावेदार नहीं होंगे, लेकिन वह इस बार मेयर पद के दावेदार हैं। आज का जो ये बैठक है, जब मधुबनी नगर निगम का घोषणा हुआ कि मतदाता ही अब मेयर हो या वार्ड पार्षद हो या डिप्टी मेयर हो, उसका मतदान अब मतदाता डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट चुनेंगे। उसी समय से मैंने अपना मन बनाया कि मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगा, चाहे महिला होगा उस परिस्थिति में भी, पुरुष होगा उस परिस्थिति में भी, अति पिछड़ा भी होता फिर भी मैं उस कैटेगरी में आया, सामान्य भी आया हुआ तो उस कैटेगरी में आया। मैं हमेशा कहा कि हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे। शुरू कर दिए कि असलम अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अफवाह फैला रहे थे। हमको जानकारी मिली कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सरकार का जो भी गाइडलाइन आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं मधुबनी के मतदाताओं को कि सरकार का जो भी चुनाव का गाइडलाइन है उसमें हम पूरे फुलफिल हैं। मेरा किसी प्रकार का इस तरह पेपर नहीं है जिससे मेरा चुनाव रद्द होगा। मेरा चुनाव जो है रद्द कभी नहीं हो सकता है। हम चुनावी मैदान में हर हाल में रहेंगे और किसी अफवाह में ना जाए। हम आपको बता देना चाहते हैं मधुबनी के मतदाताओं को, नगर निगम के मतदाताओं को, कि अभी जो लोगों का जो नाम आ रहा है उम्मीदवारों में, ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है, ताकत है, सब चीज है, लेकिन अगर उन लोगों के पास पैसे का ताकत है तो असलम अंसारी के पास गरीब जनताओं का ताकत है, गरीब मतदाताओं का ताकत है। पैसा मतदाता गरीब लोगों के आशीर्वाद से आगे पैसा का कभी नहीं चला है, राजा महाराजाओं का नहीं चला है। हम लोग सुने हैं अपने गार्जियनों से
कि एक बार मधुबनी में राजा भी चुनाव लड़े थे, जो प्रति व्यक्ति साइकिल दिए थे, सुनने में जो आया था। लेकिन वो भी यहाँ से चुनाव हार के चले गए। असलम अंसारी सभी गरीब गुरबों मतदाताओं के दिल में बसे हुए हैं, इसलिए असलम अंसारी को चुनावी मैदान से कोई हटा नहीं सकता है। इसलिए कि हम देखे हैं असलम अंसारी को कई प्रकार के डराने का काम किया गया है, प्रलोभन देने का काम किया गया है कि पैसा ले लीजिए, आप बैठ जाइए। कई लोगों का इस तरह का अफवाह है कि असलम अंसारी हमको कह दिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव लड़ने वाले को कौन मना कर सकता है? आप भी अगर किसी को कहिएगा तो वो चुनाव अगर मन मना लिया चुनाव लड़ने का तो लड़बे करेगा। इसीलिए असलम अंसारी कल भी चुनावी में मेयर के उम्मीदवार थे, आज भी हैं और रहेंगे। इसीलिए हम आप लोगों को बताया है कि असलम अंसारी किसी प्रकार के प्रलोभन में ना जाएगा, ना किसी प्रकार का अगर उसके साथ टॉर्चर भी होगा तो हम डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मधुबनी विधानसभा 2005 में हमारी लड़ाई डायरेक्ट मधुबनी के एक ऐसे हस्ती से हुई थी, फिर भी हमने डरने का काम नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास जनता था। जनता के बदौलत उस लड़ाई को हम उस अंजाम तक पहुंचा दिए जो कभी वो सोच नहीं पाए थे। उसी तरीका से हम लोग को पूर्ण विश्वास है और गरीब जनताओं का आशीर्वाद है, युवाओं का जोश, युवाओं का साथ जो मेरे साथ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव को हम विजय करेंगे। और ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ, तब तक बने रहिए। दिन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।